एबीपी स्पेशल में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में अफसरों पर ममता और केंद्र सरकार के बीच तकरार लगातार जारी है। अब ये तकरार तबादलों की नौबत तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी अपने जिन चहेते अफसरों को दिल्ली में जाने से रोक रही थी, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हीं आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। बंगाल में सड़क पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं की जंग। रैलियों के मंच पर बीजेपी नेताओं और ममता की जंग। ये गुंडाराज, अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। हमारा सोनार बांग्ला कहां गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গड्डा सब चले আসছে একটা করে। और अब अफसरों पर मोदी सरकार और ममता सरकार के बीच जंग। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हर तरफ इसी तरह जंग ही जंग चल रही है और अब ताजा और चर्चित लड़ाई है ममता सरकार के प्रशासन में उन आईपीएस अफसरों पर जिन्हें केंद्र सरकार ने पहले तो सफाई देने के लिए दिल्ली बुलाया था। ममता बनर्जी ने रोका तो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय संगठनों में अगले 4 से 5 सालों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर दिया गया है। यानी केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने कदम अब पीछे नहीं हटाएगा। लिहाजा इन तीनों अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल से दिल्ली भेज दिया जाए। अब अफसरों की लड़ाई की शुरुआत के लिए ये तस्वीरें देखिए। दस दिसंबर को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। जो 3 आईपीएस अधिकारी गृह मंत्रालय के एक्शन में नप रहे हैं, वो तीनों अफसर इसी काफिले की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। सुरक्षा में चूक हुई तो केंद्र ने तब अफसरों को दिल्ली बुलाया। ममता सरकार ने मना कर दिया और अब केंद्र ने अफसरों का तबादला कर लिखा। आपको बताया जाता है कि आप संबंधित तीनों अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दें। यदि आपको इस मामले में कोई कानूनी अड़चन है तो कृपया भारतीय पुलिस सेवा नियमावली के तहत रूल 6(1) को देखें, जिसमें कहा गया है कि यदि केंद्र और राज्य के बीच आईपीएस अफसरों को लेकर कोई विवाद उठता है तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के ठीक एक दिन पहले दिया गया आदेश पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र के कड़े रुख का आभास दिला रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय का साफ तौर पर मानना है कि केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि ममता सरकार केंद्र के इस आदेश को मानती है या दोनों के बीच अब कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई का दरवाजा खुल जाता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के इन 3 पुलिस अफसरों को विभिन्न संगठनों में तैनाती की गई है। भोलानाथ पांडे बीपीआरएनडी में 4 साल के लिए एसपी, प्रवीण त्रिपाठी एसएसबी में अगले 5 सालों के लिए डीआईजी और राजीव मिश्रा को आईटीबीपी में अगले 5 सालों के लिए आईजी पद पर भेजा गया है। अब ममता सरकार इस फैसले को असंवैधानिक बता रही है। GOI's order of central deputation for the 3 serving IPS officers, it is unconstitutional and the conspiracy unacceptable. West Bengal is not going to cow down in front of the expansionist and undemocratic forces. ममता सरकार भले ही पूरे मामले को राजनीति से जोड़ रही हो, लेकिन आईपीएस अधिकारियों के नियम कानून की किताब के मुताबिक ममता का पलड़ा हल्का नजर आता है
और वो इस तरह इन अफसरों को रोक नहीं सकती। हाँ, ममता सरकार के पास केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का एक विकल्प बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के ट्वीट को रीट्वीट किया है। कृषि मंत्री ने किसानों के नाम खुला पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि इस खुले पत्र को जरूर पढ़ें, यानी खुले पत्र को पढ़ने की अपील की है प्रधानमंत्री मोदी ने। अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है, इसे जरूर पढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री के ट्वीट को रीट्वीट किया और विनम्र संवाद की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री के ट्वीट के पढ़ने की बात भी, जो खुला पत्र उस ट्वीट के जरिए कृषि मंत्री ने लिखा था, उसको पढ़ने की बात की है। खुला पत्र पढ़ने की अपील किसान नेताओं से, किसानों से, अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है, इसे जरूर पढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जब उस ट्वीट को रीट्वीट किया, विनम्र संवाद का प्रयास किया है कृषि मंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से ये कहा। और हम आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने खुला पत्र ट्वीट के जरिए किसानों को लिखा था। नीरज पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कृषि मंत्री ने लेटर ट्वीट किया था, खुला पत्र जो किसानों के नाम पर, उसको ट्वीट किया है और अपील की है कि इसे पढ़ें। दरअसल प्रधानमंत्री शुरू से कह रहे हैं मंचों से कि जो कानून आया है वो किसानों के हित में है और किसानों की आय जो बढ़ाने वाला है। इसी को लेकर आज कृषि मंत्री ने कानून की जो बारीकियां हैं, कानून में क्या क्या है, इस कानून में किसानों के लिए ये कानून कैसे हितकर, इन सबको मेंशन करते हुए एक लेटर, खुला पत्र लिखा था किसानों के लिए कि किसान इसे पढ़ें और किसान कानून की बारीकियों को समझें। उसी को आज प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया है और अपील की है लोगों से कि आप इसे पढ़िए, ताकि लोगों के अंदर जो कानून को लेकर भ्रम है, भ्रम की स्थिति है, वो दूर हो और लोग कानून के प्रति अवेयर हों। तो दरअसल सरकार का यही मत है कि किसानों के अंदर जो भ्रम है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। और इसको लेकर एक और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि एक बुकलेट तैयार की गई है। उस बुकलेट में सभी कानून के एक एक लाइन को, एक एक महत्व को समझाया गया है, लिखा गया है और उस बुकलेट को पूरे देश में वितरित किया जाएगा, किसानों के बीच में ले जाया जाएगा, ताकि किसानों के अंदर अगर कोई भ्रम है इस कानून को लेकर, कोई शंका है, तो उस शंका को दूर किया जाए। और एक ये भी, जी बिल्कुल शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष का नया मोर्चा तैयार हो रहा है और इस मोर्चे के केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, ओवैसी यूपी में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह बिहार में ओवैसी मायावती, ओपी राजभर और कुशवाहा के साथ थे, वैसे ही तस्वीर यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2017 में बीजेपी ने यूपी में जो बम्पर जीत हासिल की, उसी के बाद योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान मिली। यूपी में अगला विधानसभा चुनाव तो साल 2022 में होना है, लेकिन बीजेपी विरोधियों के कैंप में हलचल अभी से तेज हो गई है। बुधवार को एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के क्षेत्रीय नेता ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया और साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मैं तो इसमें छोटा भाई हूँ। यकीनन मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी। यकीनन हम इस सफर में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। अभी जो आपके सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर वैसे तो पूरे यूपी भर के लिए बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है, लेकिन ओवैसी से हाथ मिलाने के बाद एक नई राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का यूपी के पूर्वांचल इलाके में प्रभाव माना जाता है। जिस पिछड़े समुदाय का राजभर नेतृत्व करते हैं, उसकी आबादी पूर्वी यूपी की विधानसभा सीटों पर 20,000 से लेकर 1 लाख तक की है। 2017 में राजभर की पार्टी ने बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार राजभर ओवैसी के कंधे पर सवार हो रहे हैं। हमारा प्रयास है
हमने मोर्चा बना लिया है और मोर्चे को ताकत बना रहे हैं। माननीय ओवैसी जी के आने से निश्चित है कि ताकत मिली है। मायावती जी आएंगे कि नहीं? हम तो चाहेंगे कि जो लोग गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को न्याय दिलाना चाहते हैं, शिक्षा, रोजगार, नौकरी दिलाना चाहते हैं, ऐसे लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े। राजभर और ओवैसी की अगली कोशिश अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल को अपने मोर्चे में शामिल करने की है। शिवपाल की पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। शिवपाल का संगठन भी लगभग हर जिले में तो है, लेकिन ठोस वोट बैंक नहीं है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन किया था। इस गठबंधन का फायदा मायावती की पार्टी को तो मिला, लेकिन चुनाव खत्म होते होते सपा और बसपा के रिश्ते खराब हो गए। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को मिलाकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। वहीं मायावती का रुख क्या होगा ये फिलहाल तो साफ नहीं है, लेकिन उनकी भी कोशिश होगी कि छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा मोर्चा तैयार कर लिया जाए। मायावती को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सिर्फ दलित वोटों के दम पर सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। लिहाजा साल 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वो सत्ता पहुंची थी, उसी दिशा में काम करने की वो कोशिश कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है, तो कोशिश बिहार की तर्ज पर ओवैसी को साथ लाने की भी है। बिहार में ओवैसी, मायावती, राजभर और कुशवाहा का गठबंधन था। बिहार में ओवैसी ने 5 और बीएसपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। माना जा रहा है कि मायावती यूपी में इस प्रयोग को आजमा सकती हैं। राजभर और ओवैसी के गठबंधन के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में आप यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार के हालात हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि एक बेहतरीन, साफ सुथरा, ईमानदार विकल्प जनता के सामने रखा जाए। आम आदमी पार्टी वो विकल्प अभी 22 के चुनाव में और उसके पहले पंचायत के चुनाव में रखेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे मॉडल को स्वीकार करेगी और हमारे साथ जुड़ेगी। सवाल यह है कि यूपी जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी और एएमआईएम जैसी पार्टियों के उतरने से बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है और काशी में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदू वोटों को तोड़कर जातीय समीकरण साधना स्थानीय दलों के लिए कोई आसान काम नहीं है। और दूसरी तरफ ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, यानी अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है मशहूर फिल्म निर्देशक करण जौहर को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जा सकता है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करण जौहर से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया है और अब खबर यह है कि जल्दी करण जौहर को भी सम्मन भेजा जा सकता है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मृत्युंजय, क्या खबर है ये पूरी? देखिए, बॉलीवुड में ड्रग डीलिंग की जांच एनसीबी कर रही है और इसी संदर्भ में सेक्शन 67B के तहत करण जौहर और उनके साथ काम करने वाले कुछ लोगों को एनसीबी ने समन किया है। हालांकि करण जौहर को समन किया गया, अभी तक तारीख नहीं दी गई है कि उन्हें कब आना है, लेकिन जब भी करण जौहर एनसीबी में पूछताछ के लिए अपना बयान दर्ज कराने आएंगे, उन्हें अपने साथ में कुछ दस्तावेज और कुछ सबूत जो एनसीबी ने मांगे हैं वो लाने होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो करण जौहर को भी सम्मन किया जा सकता है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। करगिल के पास द्रास में तापमान -20 डिग्री तक गिर गया है। आलम यह है कि यहाँ नदी नाले सब बर्फ की तरह जम गए हैं। हमारे जो खाने पीने का आइटम है उनमें भी आइस जम चुके हैं। ठंड की वजह से लोगों का जो जिंदगी है वो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। घर के बाहर खड़ी ये कार बर्फ में जम गई। यहाँ पाइप से निकलता ये पानी बर्फ में जम गया। नहर झील का पानी भी बर्फ बन चुका है। सड़क और घरों पर भी बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ हर तस्वीर
सर्दी के सितम की कहानी बता रही है। तस्वीरें आई हैं करगिल के पास द्रास से। ठंड ने यहां तापमान -24 डिग्री तक गिरा दिया है। देखिए, द्रास के बीच से बहने वाली ये सुरु नदी है। कभी यहां पानी की धार गर्जना के साथ आगे बढ़ती थी, लेकिन अब तो बर्फ ही बर्फ जमा है। नदियों का ये हाल है तो नाले भी बर्बाद। आप पानी के इन ड्रमों को देखिए। इन्हें गर्म कपड़ों से ढक कर रखा गया है ताकि ये जमे ना, वरना तो बर्फ को आग में उबालिए और तब मिलता है एक गिलास पीने का पानी। द्रास में खड़ी गाड़ियों के इंजन तक जम जा रहे हैं, इसलिए यहाँ इन खड़ी गाड़ियों के इंजनों को गर्म कपड़ों से ढका जा रहा है। अब जरा ये दुकान देखिए। यहाँ ठंड ने बोतल में रखा जूस जमा दिया। जूस तो जम ही गया, लेकिन यहाँ तो सरसों का तेल तक भी ठंड से बर्फ बन चुका है। पूरे लद्दाख में ठंड का ऐसा ही सितम है, जिसकी वजह से लद्दाख पहुंचने वाले कई रास्ते ठप पड़े हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले आने वाले दिन यहाँ ठंड और बढ़ेगी। द्रास के बाद अब आपको श्रीनगर ले चलते हैं। यहाँ भी तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे गिर गया है। श्रीनगर की मशहूर डल लेक का पानी कई जगह बर्फ बन चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ठंड का प्रकोप हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जहां श्रीनगर में कल न्यूनतम तापमान -4.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, वही ये आज लुढ़क के -6.4 तक नीचे चला गया है। इस ठंड के कारण बहुत सारे इलाकों में नदी नालों में पानी जम गया है। डल झील के अंदर वाले इलाके जो कि रिहायशी इलाके हैं, वहां पे पानी जमा होता है तो वो जम चुका है। एक बर्फ की महीन परत जो है डल झील के बहुत सारे इलाके में बन चुकी है। ठंड की बात करें तो कश्मीर घाटी में गुलमर्ग में पारा -11 तक लुढ़क चुका है, जबकि पहलगाम में -8 है। लद्दाख की बात करें तो सबसे ठंडी जगह जो इस समय देश में है वो द्रास है। द्रास में जो पारा है -26.4 डिग्री तक लुढ़क गया है। पहाड़ी रास्तों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। इस दौरान हादसे भी हो रहे हैं। बांदीपुरा में तो एक क्रेन मशीन बर्फ के तूफान में दब गई। बाद में सेना ने फंसे ड्राइवर को बर्फ के नीचे से इस तरह निकाला। अब जरा हिमाचल के शिमला चलिए। बर्फ की चादर में यहाँ पहाड़ दबे हुए हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, इंसानी जुनून मुश्किलों में भी मस्ती का अवसर निकाल लेता है। देखिए कैसे ये सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं। बर्फबारी के बीच स्केटिंग का लुत्फ उठाते लोगों की ये तस्वीरें शिमला से आई हैं, जहां लोगों ने सड़क पर जमा बर्फ का फायदा उठाते हुए सड़क को ही स्केटिंग क्लब बना दिया। वैसे हमारी सलाह ये है कि बर्फ में मस्ती करें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। तो देश में ठंड का प्रकोप तो आपने देखा, अब देखिए विदेश में किस तरह मौसम की मार पड़ रही है। कहीं छत टूट गई तो कहीं हाईवे पर हादसों की लाइन लग गई। घर की छत पर इतनी मोटी बर्फ जमा है कि देखकर भरोसा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो हर घर का यही हाल है। अब जरा इन गाड़ियों को देखिए। ये बड़े बड़े ट्रक यहाँ क्यों खड़े हैं, इसका जवाब इन तस्वीरों से मिल जाएगा। देखा,
ये एक टोल प्लाजा है जहां गाड़ियों के ड्राइवर टोल देते थे और रास्ता पार करते थे, लेकिन बर्फ ने सब कुछ बंद करा दिया। बर्फ से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें उत्तरी जापान से आई हैं। यहाँ पिछले कई दिनों से इसी तरह बर्फबारी ने तांडव मचाया हुआ है। अब अमेरिका में ठंड का सितम देखिए। विस्कॉन्सिन की ये झील है। ठंड ने पूरी झील को ऊपर से जमा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे अंटार्कटिका में बर्फ का कोई मैदान हो ये झील। बर्फ किस तरह हादसे कराती है ये भी इन तस्वीरों में कैद हुआ है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में यह हादसा सड़क पर जमा बर्फ की वजह से हुआ। पहले एक गाड़ी फिसली, वो घूमकर सड़क किनारे क्रैश कर गई। इसके बाद दूसरी कार सीधे इन लोगों की कार से टकरा गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बर्फबारी के बीच हाईवे पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है ये इन तस्वीरों से आपको पता चल जाएगा। अमेरिका के ऊटा हाईवे पेट्रोल पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं। एक कार के अंदर से ये वीडियो बनाया गया है। देखकर ही पता चलता है कि हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं और अगर रफ्तार कम न रखी गई फिर तो अनहोनी होना तय है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम अब तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक कर फाइनल नाम पर मोहर लगा दी। नोएडा के जेवर इलाके में बनाए जा रहे एयरपोर्ट का नाम तय हो गया है। जेवर इलाके में बनाए जा रहे एयरपोर्ट का नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। एयरपोर्ट के नाम और लोगो को लेकर लखनऊ में सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में एयरपोर्ट का नाम और लोगो के तय होने की आधिकारिक जानकारी दे दी गई। मीटिंग में सीएम योगी, इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई बड़े अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी स्क्रीन पर पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें एयरपोर्ट के लोगो और नाम के अलावा एयरपोर्ट से जुड़ी कई अहम जानकारियां शामिल थी। सीएम योगी ने मीटिंग में एयरपोर्ट के डिजाइन पर भी सहमति जताई है। स्विस कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एजी ने एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार किया है। यूपी में बनने वाला ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे का निर्माण करीब 5000 हेक्टेयर जमीन पर होगा। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को बनाने में 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पहले चरण में सिर्फ 2 रनवे तैयार किए जाएंगे, बाद में इसे बढ़ाकर 8 रनवे करने की योजना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।